वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आरो बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। मैं अलका पांडे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब हमको देखना है विजयनगर एम्पायर में सालू वंश से। पिछले वीडियो में हमने संगम डायनेस्टी, संगम वंश के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लिया था। अब सालू, तुलु और उसके आगे और भी जितने भी विजयनगर में और भी जितने राजा रहे, सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है सब कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सालू वंश, ठीक है। सालू वंश 1485 ईस्वी से लेकर के 1505 ईस्वी तक ये चला। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो राजा है इसका संस्थापक सालू नरसिंह, जिसका समय रहा है 1485 से लेकर 1490 ईस्वी तक। तो देखिए इसका संस्थापक था सबसे पहले सालू नरसिंह जो थे, वो सालू वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था, ठीक है। इसने तुलु प्रदेश पर अधिकार कर लिया और अपने घोड़े के व्यापार को पुनः आरंभ किया, ठीक है। फिर 1490 में इसकी मृत्यु हो गई। देखिए घोड़े के व्यापार का हमने संगम उसमें भी पढ़ा था। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपनी सेना में घोड़ों की जो भी आवश्यकता थी उसको ज़रूरी समझा, घोड़ों के महत्व को समझा, वो कमेंट बॉक्स में बताइए। पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से और डिटेल में मैंने बताया है। तो देखिए इनकी हो जाती है मृत्यु 1490 में। तो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं सालू वंश में। एक तो इनका कार्यकाल देख लीजिएगा, समय देख लीजिएगा। फिर उसके बाद सालू नरसिंह के ना दो पुत्र थे, एक था तिम्मा, दूसरा था इमड़ी नरसिंह। तो इसके बाद जब इनकी मृत्यु होती है सालू नरसिंह की, तो ये जो दोनों इनके पुत्र रहते हैं वो बहुत ही कम एज के रहते हैं, बहुत ही कम आयु के रहते हैं। इसलिए सालू नरसिंह का जो सेना नायक रहता है नरसा नायक, ये इनका संरक्षक बना, ठीक है। तिम्मा इमड़ी का संरक्षक बना सालू नरसिंह का सेना नायक नरसा नायक, ठीक है। नरसा नायक के पुत्र जो थे वीर नरसिंह ने, इसने अंतिम सालू शासक जो था इमड़ी नरसिंह, यानी जो सालू नरसिंह का बेटा था इमड़ी नरसिंह, इसकी हत्या करके वंश का परिवर्तन कर दिया, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, इसमें द्वितीय बला प्रहार के द्वारा सालू वंश का पतन हुआ और तुलु वंश की स्थापना हुई। तो इसमें समझ में आ गया ना, काफ़ी छोटे टाइम तक चला। क्या हुआ कि सालू नरसिंह जो थे उनके दो बेटे थे, तिम्मा और इमड़ी नरसिंह, दोनों की कम एज थी, इसलिए उनके जो सेना नायक थे नरसा नायक, ये उन बच्चों के संरक्षक बन गए सालू नरसिंह के। लेकिन फिर क्या होता है कि जो नरसा नायक थे, जो सालू नरसिंह के सेनापति थे, उन्हीं का बेटा था वीर नरसिंह। इसने क्या किया कि सालू नरसिंह का जो बेटा था इमड़ी नरसिंह, इसकी हत्या कर दी और इसके बाद वंश का परिवर्तन कर दिया। फिर आता है आपका तुलु वंश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुलु वंश में क्या होता है, इसमें वही रहता है वीर नरसिंह जो सालू नरसिंह के बच्चों की हत्या करता है, बेटे की हत्या करता है इमड़ी नरसिंह की, वो लेके आता है, वंश परिवर्तन करता है, आता है तुलु वंश 1505 ईस्वी से लेकर के 1565 ईस्वी। ये विजयनगर का तीसरा राजवंश था, ठीक है। संगम, सालू और फिर तुलु। वीर नरसिंह जो है वो तुलु वंश का संस्थापक था और इसको भुजबल की उपाधि धारण की थी उसने, ठीक है। और पुर्तगालियों ने इसको बुस बलराव नाम दिया था, ठीक है। बुस बलराव नाम पुर्तगालियों ने उसको दिया था। वीर नरसिंह ने विवाह कर को हटा करके एक उदार नीति आरंभ की थी और 1509 में इसकी मृत्यु हो गई और इसका छोटा भाई कृष्णदेव राय था, ये शासक बना था। फिर देखते हैं कृष्णदेव राय के बारे में। तो कृष्णदेव राय देखिए इम्पॉर्टेंट है कृष्णदेव राय, और इससे एग्जाम में सवाल उठते हैं। 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी, 20 सालों के लिए। तो 1509 में ये गद्दी पे बैठा और संपूर्ण विजयनगर के शासकों में ये सर्वाधिक योग्य शासक था। संपूर्ण विजयनगर के शासकों में सर्वाधिक योग्य था। आंध्र भोज, अभिनव, आंध्र पितामह, यवनराज, स्थापनाचार्य, विष्णुचित्त, तेलुगु भोज, ये सब इसकी उपाधियां थीं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। फिर पढ़ दे रही हूँ। आंध्र भोज, अभिनव, आंध्र पितामह, यवनराज, स्थापनाचार्य, विष्णुचित्त, तेलुगु भोज, ये सब कृष्णदेव राय की उपाधियां थीं। कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था, तो याद रखिएगा तुलु वंश, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय का जो समकालीन था ये उड़ीसा का गजपति नरेश रुद्र प्रताप था। कृष्णदेव राय ने इसको अनेक बार पराजित करके कोंडीविडु दुर्ग है, बेजवाड़ है, कोंडपल्ली, राजमुंद्री, इन सब पे अधिकार कर लिया था। कृष्णदेव राय ने 1512 ईस्वी में रायचूर दोआब पर भी अधिकार कर लिया था। रायचूर दोआब किन दो नदियों के बीच में स्थित है? ठीक है, रायचूर दोआब जो है वो किन दो नदियों के बीच में है? तो हमने देखा था कि शुरू से पूरे संगम काल में क्या था कि संगम राज्य के जो भी शासक थे, संगम काल के विजयनगर के शासक और बहमनी शासकों के बीच में हमेशा एक आक्रमण, एक स्ट्रगल चलता रहा। ठीक है, और वो हमेशा यही रायचूर दोआब, ये जो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी, रायचूर दोआब कहाँ है? कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी के किनारे के बीच का स्थल। ठीक है, बीच का रीजन जो था वो दोआब, और रायचूर का दुर्ग कहाँ है? ये तुंगभद्रा नदी के किनारे। इस पे अधिकार कर लिया कृष्णदेव राय ने फिर से, और ये इसने बहमनी सुल्तान महमूद शाह द्वितीय को बीजापुर और बीदर की कैद से मुक्त कराया। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में इसको यमन राज स्थापनाचार्य की उपाधि इसने धारण की थी। फिर आगे इसके बारे में इम्पोर्टेंट देखिए। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने फादर लुई को दूत बना करके कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा ताकि भटकल में किला बनवाने की अनुमति दी जाए। ठीक है, याद रखिएगा, फादर लुई, ये पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने फादर लुई को किसके शासनकाल में भेजा था? कृष्णदेव राय के। इम्पॉर्टेंट देखिए, सवाल ऐसे ही उठ के आते हैं आपके एग्ज़ाम में। फिर आता है कृष्णदेव राय क्या है? 1512 ईस्वी में रायचूर और गुलबर्गा के किले पर इसने अधिकार कर लिया। व्यासराज कृष्णदेव राय के राजगुरु थे और कृष्णदेव राय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नेलुगु ग्रंथ आमुक्त माल्यद में अपने राजनीतिक विचारों और प्रशासनिक नीतियों की इसने विवेचना की। फिर है संस्कृत में कृष्णदेव राय ने जामवती कल्याणम, जो कि एक नाटक था, उषा और अनिरुद्ध की प्रेम कथा पर उषा का परिणय, मदालसा चरित्र आदि का आलेखन किया था। ठीक है, फिर अगर इनके काल की बात की जाए कृष्णदेव राय का, तो तेलुगु साहित्य का ये क्लासिकल युग माना जाता है। ठीक है, तेलुगु साहित्य जो है वो कृष्णदेव राय के समय में बिल्कुल चरम पे था, ऐसा माना जाता है। उनके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान रहते थे जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल इसको विजयनगर अगर पढ़ रहे ना तो कृष्णदेव राय को तो स्किप ही मत करना। फिर है कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर है, विट्ठल स्वामी का मंदिर है। ये बताइए कमेंट बॉक्स में, पिछला वीडियो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में शुरू हुआ, किसने कराया। फिर है इसके अलावा चिदम्बरम के मंदिर का निर्माण कराया, और इनकी मृत्यु फिर हो जाती है 1529 में। तो ये कर लिया हमने कृष्णदेव राय, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। फिर से फटाफट एक रिवीजन करते हैं। सर्वाधिक योग्य शासक, ठीक है, तुलु वंश में आंध्र भोज, अभिनव, आंध्र पितामह, यवन राज, स्थापनाचार्य, विष्णुचित्त, तेलुगु भोज की उपाधि कृष्णदेव राय को। उसके बाद इसने जो है उड़ीसा के राजा थे नरेश प्रताप रुद्र, इनको पराजित करके कोंडविंडु दुर्ग, बेजवाड़, कोंडपल्ली और राजमुंद्री पर अधिकार किया था। रायचूर दोआब पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद इन्हीं के टाइम में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने फादर लुई को इनके दरबार में भेजा था ताकि ये भटकल में किला बनवाने की अनुमति इनको मिल जाए, पुर्तगालियों को। फिर आगे देखते हैं, व्यासराज जो थे वो कृष्णदेव राय के गुरु थे, ये भी आपने पढ़ लिया। फिर उसके बाद है तेलुगु ग्रंथ आमुक्त माल्यद में अपने राजनीतिक विचारों और प्रशासनीय नीतियों की विवेचना किया था। इन्होंने जामवती कल्याणम नाटक, उषा अनिरुद्ध की प्रेम कथा, इन सब पर भी काम किया। इनका जो काल था वो तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है, और इनके दरबार में थे अष्टदिग्गज यानी तेलुगु के 8 महान विद्वान। साथ ही साथ अगर आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी और चिदम्बरम मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया। तो ये पॉइंट हैं जो आपको नोट करने हैं कृष्णदेव राय के बारे में। तो ये हो गए आपके 3 वंश पूरे। अब आता है आखिरी वंश, वो था अराविडु वंश। ठीक है, अराविडु वंश की अगर बात करें तो इसका शासनकाल कितना चला है? 1570 से लेकर के 1652 ईस्वी। ठीक है, अराविडु वंश की स्थापना किसने की थी? तिरुमल ने। ठीक है,
तिरुमल ने की थी अराविडू वंश की स्थापना, और 1570 में पेनुगोंडा को राजधानी बना के तिरुमल जो है वो शासक बना था, तिरुमल शासक बना था। ठीक है, और इसने पतनशील कर्नाटक साम्राज्य की उद्धारक की उपाधि जो है धारण की थी। ठीक है, श्रीरंग प्रथम तिरुमल का ज्येष्ठ पुत्र था, उसकी मृत्यु के बाद यही गद्दी पे बैठा था, और श्रीरंग का कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, जिससे क्या होता है कि श्रीरंग की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई रहता है वेंकट द्वितीय, ये शासक बन जाता है। यह अराविडू वंश का महानतम शासक था, जिसने विजयनगर साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने में सफल रहा। ठीक है, चंद्रगिरी को इसने अपना मुख्यालय बनाया था, और पेनुकोंडा में बाद में अपना मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद श्रीरंग द्वितीय और रामदेव शासक बनते हैं। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, बस संस्थापक याद रखिएगा तिरुमल। फिर देखिए, फिर थोड़ी और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि भाई विजयनगर में आए हुए विदेशी यात्री एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एकदम इम्पॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। जो लोग नोट्स बना रहे हैं ठीक है, नहीं तो थोड़ा पॉज कर दे रही हूँ, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। विजयनगर में आए हुए विदेशी यात्री, तो चलिए फिर इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले है इम्पॉर्टेंट निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी क्या था? ये इटावली यात्री था जो कि 1420 में देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, इटावली यात्री था जो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था, और निकोलो कोंटी ने ही विजय काल में प्रचलित दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, और इस समय दासों के क्रय विक्रय को वेश्वक कहा जाता था। ये निकोलो कोंटी ने इसका विवरण किया हुआ है। फिर आता है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो था वो फारस का यात्री था। ये देवराय द्वितीय के समय में भारत आया था 1443 ईस्वी में। अब्दुल रज्जाक को खुरासान के सुल्तान शाहरुख ने अपने दूत के रूप में भेजा हुआ था। फिर आता है बाराबोसा। ये पुर्तगीज यात्री था जो कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। इसने विजयनगर के काल में जो सती प्रथा चल रही थी इसका विस्तृत वर्णन किया है। फिर है डेमिगो पायस। डेमिगो पायस भी पुर्तगाली यात्री था जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया हुआ था। नूनिज की अगर बात करें तो ये भी पुर्तगाली यात्री था। ये अच्युत देव राय के शासनकाल में भारत आया था, और इसने ही तत्कालीन समय में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है। सीजर फ्रेडरिक की अगर बात करें तो पुर्तगाली यात्रा था जो कि तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर आया था। और एथेनेसियन निकितिन ये रूस का था और घोड़े का व्यापारी था। ठीक है, ये बहमनी शासक मोहम्मद तृतीय के दरबार में आया था, और निकितिन जो है भारत आने वाला पहला रूसी यात्री था, और ये भारत में गरीबी का वर्णन करने वाला पहला यात्री था। ठीक है, एथेनेसियन निकितिन। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, कुछ बिल्कुल रट जाइए, जैसे निकोलो कोंटी ये देवराय प्रथम के शासनकाल में, अब्दुल रज्जाक जो है वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में, बारबोसा कृष्णदेव राय के समय, डेमिगो पायस भी कृष्णदेव राय के समय। ठीक है, तो ये हो गया आपका विजयनगर एम्पायर। ठीक है, चारों वंश के बारे में देख लिया, संगम, सालू, तुलु और अराविडू, और कुछ विदेशी यात्री भी देख लिए। तो बस ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, आगे फिर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।